हाय रे, मेरा पेट दुख रहा है। पता नहीं इस कमीने मक्खन लाल ने अपने समोसे में क्या मिला के खिला दिया मुझे। लड़की दर्द से चिल्ला रही थी। गांव वाले उसके चारों ओर जमा थे। तू 2 कौड़ी की लड़की, ये सब तुम्हारी चाल है। तुमने ही इस लड़की को भेजा है यहाँ। मक्खन लाल, तुम्हारे समोसे खाकर ये लड़की बीमार पड़ गई है। क्या मिलाया है तूने अपने समोसे में? मुखिया की बात सुनकर मक्खन लाल घबरा गया। एक बार की बात है, रामगढ़ में मक्खन लाल नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी, जहां से दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन उसका लालच, उसके तो क्या कहने। अरे मक्खन लाल जी, ये आपके समोसे का टेस्ट इतना गंदा क्यों है? अबे खाना है तो खा, वरना फेंक दे, लेकिन जल्दी निकल यहाँ से। दूसरे ग्राहक को अंदर आने दे। फालतू में सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा। मक्खन लाल के समोसे कहने को तो समोसे थे, पर उनमें आलू और मसाले तो जैसे बस नाम के लिए पड़ते थे। और तेल तो इतना पुराना कि उसकी बदबू से ही नाक के बाल जल जाए। इसके बावजूद मक्खन लाल की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। गांव वालों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और मक्खन लाल इस बात का पूरा फायदा उठाता था। आज तो इतनी जल्दी आधे से ज्यादा समोसे बिक गए। जल्दी से नया मसाला बना लेता हूँ, आज तो मोटी कमाई हो जाएगी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया और अपनी फटी धोती संभालते हुए बोला, एक समोसा देना मक्खन लाल। मक्खन लाल ने एक नजर उस पर डाली, फिर अपने मैले हाथों से एक समोसा उठाकर उसकी हथेली में रख दिया। 25 रुपए निकालो भैया, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। लेकिन इतना महंगा समोसा कल तो 15 रुपए का दे रहे थे। हाँ वो कल था, ये आज है। चलो जल्दी से 25 रुपए निकालो। नहीं भाई नहीं, मुझे समोसा नहीं खाना, तुम अपना समोसा वापस रख लो। ये कहते हुए ग्राहक वो समोसा वापस लौटाने लगता है, जिसे देखकर मक्खन लाल का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने ग्राहक का हाथ झटकते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? यहाँ बिका हुआ सामान वापस नहीं होता। चुपचाप पैसे निकाल, वरना तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, समझा? मक्खन लाल की बात सुनकर वो आदमी डर गया। डरते हुए उसने पैसे निकालकर मक्खन लाल को दे दिए और चुपचाप वहाँ से चला गया। मक्खन लाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उन पैसों को गुल्लक में डाल दिया। बड़ा आया था समोसा वापस लौटाने। शायद वो भूल गया कि मेरा नाम मक्खन लाल है, मक्खन लाल। और मक्खन लाल मक्खी पड़ी हुई चाय नहीं छोड़ता, तो पैसे क्या खाक छोड़ेगा? मक्खन लाल के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान तैर रही थी। उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती थी। उसने गांव के कई लोगों को सूद पर पैसे भी दे रखे थे। उसकी जिंदगी आराम से कट रही थी। उसे लगता था कि गांव में उसकी बादशाहत कोई नहीं छीन सकता। वहीं दूसरी तरफ एक कच्चे मकान में कविता अपनी बूढ़ी और बीमार दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे जब वो बहुत छोटी थी। उसके पिता एक छोटे से दर्जी हुआ करते थे, जो अपनी बेटी और पत्नी के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। उन्होंने एक दिन कविता से कहा था, मेरी बेटी, एक दिन तुम अपना नाम रोशन करोगी। ये छोटी सी दुकान जो मैं छोड़ जाऊंगा, एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। लेकिन कविता के पिता की मौत के बाद वो दुकान सालों से बंद पड़ी थी। कविता के पिता ने अपने पीछे जो दुकान छोड़ी थी, उसे वो कभी खोल नहीं पाई, क्योंकि दादी की उम्र और बीमारी ने उन्हें चारपाई से बांध रखा था। तो दूसरी तरफ घर चलाने की सारी जिम्मेदारी कविता के कंधों पर आ गई थी। गांव के लोग कभी कभार कुछ मदद कर देते थे, पर वो काफी नहीं थी। बेटा कविता, ये ले, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख ले, काम आएंगे। लेकिन ताई जी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ आपसे? मुझे सही नहीं लग रहा। ज्यादा मत सोच बेटी, तेरी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब वो तो रही नहीं, लेकिन तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, इसलिए इसे लेने से मना मत कर। ये कहते हुए शारदा ताई ने कुछ पैसे कविता के हाथ में रख दिए और वहाँ से चली गई। उसी रात दादी की तबीयत काफी खराब थी। दादी ने खांसते हुए कविता का हाथ पकड़ा। बेटी, अब मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, पर तुझे ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती। दिल को डर लगता है, कल को मुझे कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? दादी की बात सुनकर कविता की आंखों में आंसू भर आए। दादी, आप ऐसी बातें मत कहिए।
मैं हूँ ना आपके साथ, हम सब ठीक कर लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। सब ठीक कैसे होगा बेटी? ना तो तू अपने पैरों पे खड़ी हो पाई है, ना कोई पुश्तैनी जायदाद है जिसके सहारे जिंदगी कट जाएगी। ये कहते हुए दादी की आंखों में आंसू झलक आए। उनकी आवाज में कमजोरी और दर्द दोनों नजर आ रहा था। दादी, आप इतनी चिंता मत करो ना, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। क्या करेगी बेटी? अकेली लड़की को ये दुनिया जंगली जानवरों की तरह नोच खाती है, और तू तो बहुत मासूम है मेरी बच्ची, तुझे इस दुनिया की पहचान नहीं है। तो मैं क्या करूं दादी, आप ही बताइए, इस छोटे से गांव में क्या करूं मैं? मुझे थोड़ा वक्त दे मेरी बच्ची, मैं कुछ सोचती हूँ। दादी की बात सुनकर कविता को भी चिंता सताने लगी थी। खैर, इसी तरह रात ढल गई और अगली सुबह कविता अपनी दादी के साथ दवाखाने से वापस लौट रही थी कि तभी दादी की नजर मक्खन लाल की दुकान पर गई। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। क्या हुआ दादी, क्या देख रही हो? कुछ नहीं बेटी, चल घर चलते हैं। इस तरह कविता अपनी दादी के साथ घर लौट आई। दादी कुछ ख्यालों में डूबी हुई थी, जिसे देखकर कविता ने उनसे पूछा, क्या हुआ दादी, आप क्या सोच रही हो? बेटी, तू पूछ रही थी ना कि इस गांव में तू क्या कर सकती है। हाँ दादी, बताइए ना, आपने क्या सोचा है? दादी थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, तू एक काम कर, तेरे पिता ने बस स्टैंड के पास जो दुकान छोड़ी है ना, तू उसे खोल ले। पर दादी, इस गांव में दुकान खोलने का क्या फायदा, यहाँ तो इतने लोग भी नहीं है। अरे पगली, वो दुकान ठीक बस स्टैंड के पास है, वहाँ दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं, यानी कि वहाँ अच्छी खासी कमाई हो सकती है। लेकिन दादी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। तू पागल की पागल ही रहेगी। देख, अपने गांव में सिर्फ एक ही समोसे की दुकान है और आने जाने वाले लोग जल्दी में 1-2 समोसा खा ही लेते हैं, इसलिए तू उस दुकान में समोसे बेचना शुरू कर दे, बहुत फायदा होगा। लेकिन दादी, गांव में तो पहले से ही मक्खन लाल की समोसे की दुकान है, तो फिर हमारे यहाँ कौन आएगा? अरे उस निर्गोडे मक्खन लाल की तो बात मत कर, वो समोसे नहीं जहर बेचता है। तू दुकान खोलेगी तो ग्राहक खुद ब खुद तेरे पास आएंगे। लेकिन दादी, मुझे तो समोसे बनाने ही नहीं आते। कोई बात नहीं, तेरी दादी अभी जिंदा है, तुझे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो बस जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा करते जाना। ये कहते हुए दादी की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे बरसों पुरानी कोई याद ताजा हो गई हो। खैर, अगले ही दिन कविता ने दुकान की साफ सफाई की और दुकान को खोलने के लिए तैयार कर लिया। साथ ही समोसे का सारा सामान भी खरीद कर ले आई। अरे क्या बात है कविता बेटी, आज तो दुकान की साफ सफाई हो रही है, क्या बात है? जी चाचा जी, कुछ नहीं, बस वो दुकान खाली पड़ी थी तो सोचा समोसे की दुकान खोल लेती हूँ। बहुत अच्छा सोचा है बेटी, तू समोसे की दुकान खोल लेगी तो हम सबको उस लालची मक्खन लाल के बदबूदार समोसे नहीं खाने पड़ेंगे। ये कहते हुए वो गांव वाला वहाँ से चला गया और कविता भी दुकान को ताला लगाकर घर आ गई। सब तैयार हो गया बेटी? हाँ दादी, सब हो गया और सारा सामान भी लाकर दुकान में रख दिया है। चलो अच्छा है, हम आज शाम को दुकान चलेंगे सीक्रेट मसाला बनाने के लिए। दादी की बात सुनकर कविता उत्सुक हो रही थी कि आखिर वो गुप्त मसाला क्या है। खैर, रात होने पर कविता अपनी दादी के साथ दुकान जाती है। दादी, अब जल्दी से बताओ ना, आखिर वो सीक्रेट मसाला कौन सा है? सब्र तो रख बेटी, जा तू एक थाल में साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी की गांठ और सूखा टमाटर निकाल कर ले आ। दादी के बताया अनुसार कविता ने थाल में सारा सामान रखकर दादी को पकड़ा दिया। ये लो दादी, मैं सारा सामान ले आई। दादी ने मसालों की थाल ले ली और सारा मसाला मूसली में डालकर कूटने लगी। ये आप क्या कर रही हो दादी? बेटा, कूटे हुए मसाले डालने से समोसे बहुत ही जायकेदार बनते हैं, इसलिए इन सब मसालों को कूट रही हूँ। लेकिन मसाले तो सुबह भी कूट सकते थे ना दादी? यही तो सीक्रेट है बेटा, बस तू देखती जा। इस तरह दादी ने सारे मसाले कूट लिए और वापस थाल में सारे मसाले डालकर रोशनदान से आ रही चांद की रोशनी में रख दिया। ये क्या कर रही हो आप दादी?
यही तो राज है बेटा। मोटे मसाले कूटकर रात भर चांद की चांदनी में छोड़ देने से वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और जब उन मसालों से खाना बनाते हैं तो उनका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। समझी मेरी लाडो? इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन कविता ने अपनी दुकान पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, दादी के समोसे। उसने कुछ कुर्सियां दुकान के सामने लगाई और दादी के साथ मिलकर समोसे बनाने लगी। जैसे ही कविता ने तेल की कढ़ाई में समोसे डाले, उनकी खुशबू गली में फैल गई, जिसने राहगीरों को अपनी तरफ खींच लिया। एक बूढ़ा आदमी दुकान के सामने से गुजरा। समोसों की खुशबू सूंघकर उसके कदम रुक गए। क्या बेच रही हो बेटी? कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समोसे बेच रही हूँ काका। एक समोसा कितने का है बेटी? सिर्फ 10 रुपए का है काका, खाकर देखिए ना। कविता ने कहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बूढ़े ने एक समोसा लिया, उसने एक कौर खाया और उसके चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। अरे वाह, ऐसे समोसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए बेटा। मक्खन लाल के समोसे तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। उसने तुरंत ही दूसरा समोसा भी ले लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन 1-2 ग्राहकों से दुकान नहीं चलती। दिन ढल गया, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही दुकान पर आए थे, जिस वजह से ज्यादातर समोसे बचे रह गए। शाम को वो उदास मन से दादी के साथ घर लौटी। दादी, दुकान पर तो कोई नहीं आया, हमारे समोसे खराब हो गए। ये कहते हुए कविता की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन दादी ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, हिम्मत मत हार मेरी बच्ची। शुरुआत में ऐसा ही होता है, लोग नई चीज पर जल्दी भरोसा नहीं करते। तो अब हम क्या करें दादी? तू एक काम कर, कल सुबह समोसे बनाकर सबको मुफ्त समोसे बांट दे। दादी की बात सुनकर कविता चौंक गई। लेकिन दादी, मुफ्त समोसे, ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता की बात सुनकर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये नुकसान नहीं, ये तो मार्केटिंग है। एक बार लोगों ने स्वाद चख लिया तो वो खुद ब खुद दुकान पर लौट आएंगे। कविता को दादी की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा दादी ने कहा था। अगली सुबह कविता ने ताजे समोसे बनाए और दुकान के बाहर तख्ती टांग दी, आज के लिए पहला समोसा मुफ्त। पहले लोग हिचके, लेकिन फिर एक आया, फिर दूसरा, और जैसे ही लोगों ने समोसे का पहला कौर मुंह में रखा, अरे वाह, क्या स्वाद है। हाँ हाँ, ये समोसे तो लाजवाब है। मक्खन लाल के समोसे तो बस नाम के हैं। एक औरत ने समोसे खाते ही अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, ये समोसे तो सच में बहुत ही जायकेदार हैं। धीरे धीरे दुकान के सामने भीड़ लग गई, ग्राहकों की लाइन लग गई। उस दिन कविता के सारे समोसे बिक गए। इतना ही नहीं, लोग अगले दिन के लिए भी ऑर्डर देकर गए। अगले कुछ दिनों में कविता की दुकान पर रौनक बढ़ती चली गई और उधर मक्खन लाल की दुकान पर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। अब जहाँ हर सुबह कविता की दुकान पर लोगों की चहलकदमी लगी रहती, तो वहीं मक्खन लाल की दुकान पर सन्नाटा पसरा रहता। ये 2 फुट की लड़की मेरी दुकान बंद करवा के मानेगी, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मक्खन लाल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, क्योंकि उसकी जो तिजोरी हमेशा भरी रहती थी, ग्राहक ना होने की वजह से अब खाली होने लगी थी। उसका गुस्सा उबाल मार रहा था, उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसने एक दिन अपने लोगों को इकट्ठा किया। सुनो, तुम्हें इस कविता की बच्ची का कुछ करना होगा। जब से इसने अपनी दुकान खोली है, मेरी दुकान पर मक्खी तक नहीं भिनभिनाती। हम क्या करें मक्खन लाल जी? आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। मक्खन लाल के दिमाग में कुछ बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। उसने कविता की दुकान की डुप्लीकेट चौकी बनवा ली और एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, मक्खन लाल ने एक शीशी अपने लोगों को देते हुए कहा, ये लो, ये पेट खराब करने वाली शीशी है। इसे ले जाकर कविता की दुकान में रखे मसालों में मिला दो और ध्यान रहे किसी को कानो कान खबर ना हो। मक्खन लाल के आदेश पर उसके लोग कविता की दुकान पहुंचे। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से दुकान का ताला खोला और दुकान के अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कविता ने मसाले पीसकर एक थाल में रखे हुए थे। लगता है ये उस लड़की का सीक्रेट मसाला है। इसमें हम ये दवा डाल देते हैं। हाँ, और जब वो इसे अपने समोसों में डालेगी तो सब लोग बीमार पड़ जाएंगे और फिर उसकी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इस तरह मक्खन लाल के लोगों ने मसाले में वो पाउडर मिला दिया और दुकान का ताला वापस बंद कर दिया।
इन सब से अनजान अगले दिन कविता ने उन्हीं मसालों से ताजे समोसे बनाए, लेकिन गांव वालों ने जैसे ही समोसे खाए, अरे अरे ये क्या, मेरा पेट दुख रहा है। ये कहते हुए एक आदमी अपने पेट पर हाथ रखते हुए चिल्लाने लगा। अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये कहते हुए एक औरत जमीन पर बैठ गई। धीरे धीरे कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। वैद्य जी को बुलाया गया, जो एक एक करके सबको देखने लगे। क्या हुआ है सबको? सब लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? लगता है सबने कुछ गलत खा लिया है। गांव वालों की नजरें एक एक करके कविता की दुकान की तरफ मुड़ी। हाँ, आज सुबह हमने कविता के समोसे खाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। हाँ, मैंने भी खाए थे, उसके बाद से ही मेरी तबीयत खराब हुई है। देखते ही देखते कविता की दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई। सब लोग बहुत गुस्से में लग रहे थे। ए कविता, तूने हमारे समोसों में क्या मिलाया था? कविता अपनी दुकान में खड़ी हैरान परेशान थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे समोसे हमेशा ताजे होते हैं। तभी भीड़ में से मक्खनलाल निकलकर सामने आया और तेज आवाज में बोला, अरे कभी चोर भी बोलता है भला कि उसने चोरी की है? अरे ये कल की आई छोकरी भी दुकान चला सकती है क्या? इसके मन में जल्दी कमाने का लालच जाग गया होगा और इसने समोसे में मिलावट करना शुरू कर दिया। हाँ मक्खनलाल जी, आप सही बोल रहे हो। अब इसकी दुकान हमें बंद कर देनी चाहिए, वरना आगे चलकर पता नहीं क्या क्या होगा। इस तरह गांव वालों ने कविता की दुकान को बंद कर दिया। रात हो गई। कविता उदास चेहरा लेकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। दादी ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, हिम्मत मत हार बेटी, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया। ये सब मक्खनलाल की करतूत है। तू अपना दिल छोटा मत कर। कविता ने सिर उठाया, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। रात गहराने लगी थी। कविता को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन इतना भारी था कि वो एक पल भी घर में नहीं रुक सकी। वो घर से निकली और घर के बाहर वाले बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ये कहते हुए कविता रोने लगी। लेकिन तभी उस बरगद के पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और कविता के सामने एक परी जैसी लड़की आकर खड़ी हो गई। कविता ने अपनी आंखें मली। ये क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं कविता, तुम सपना नहीं देख रही हो। मैं एक परी हूँ। मैं धरती लोक पर घूमने आई थी, लेकिन तुम्हें रोता हुआ देखा तो मैं यहाँ चली आई। कविता हक्की बक्की रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि परियां सच में होती हैं। आप सच में एक परी हैं? हाँ, मैं एक परी हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दुखी क्यों हो। परी की बात सुनकर कविता की आंखों में फिर से आंसू आ गए। हाँ, उस मक्खनलाल ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। परी ने अपना हाथ आगे किया और अचानक उसके हाथ में जादुई छड़ी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और उस मक्खनलाल को सबक भी सिखाऊंगी। कविता ने परी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? बस तुम हिम्मत रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह उस मक्खनलाल को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ये कहते हुए वो परी गायब हो गई। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। कविता अपनी दादी के पास बैठी थी, तभी गांव से शोर की आवाजें सुनाई दी। क्या हुआ दादी? ये शोर शराबा कैसा है? लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। जब कविता अपनी दादी के साथ बाहर निकली तो उसने देखा कि गांव के चौक में मक्खनलाल की दुकान के पास भीड़ जमा है। वो धीरे धीरे उस भीड़ की ओर बढ़ी। जब वो पास पहुंची तो उसने देखा कि मक्खनलाल अपनी दुकान के बाहर खड़ा है और उसके सामने एक लड़की जमीन पर लेटी हुई थी, जो अपना पेट पकड़े चिल्ला रही थी। हाय रे, मेरा पेट दुख रहा है। पता नहीं इस कमीने मक्खनलाल ने अपने समोसे में क्या मिला के खिला दिया मुझे। लड़की दर्द से चिल्ला रही थी। गांव वाले उसके चारों ओर जमा थे। क्या हुआ बेटी, तू चिल्ला क्यों रही है? दादी, वो मैंने अभी मक्खनलाल के समोसे खाए थे और अचानक पेट में जोर का दर्द होने लगा। क्या? मक्खनलाल के समोसे? अरे उसके समोसे तो हमेशा ही खराब होते हैं। हाँ, याद है पिछले हफ्ते भी कुछ लोगों को उसके समोसे खाकर दस्त लग गए थे। ये मक्खनलाल तो हमेशा ही घटिया चीजें बेचता है। भीड़ गुस्से से मक्खनलाल की तरफ देखने लगी।
मक्खन लाल, तुम्हारे समोसे खाकर ये लड़की बीमार पड़ गई है। क्या मिलाया है तूने अपने समोसे में? मुखिया की बात सुनकर मक्खनलाल घबरा गया। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे समोसे तो हमेशा ताजे होते हैं। तभी भीड़ से कविता आगे निकल कर आई और उसने सख्त लहजे में कहा, झूठ मत बोलिए मक्खनलाल जी, पूरा गांव जानता है कि आप बासी चीजें बेचते हो। तुम्हारी दुकान तो बंद हो जानी चाहिए। मक्खनलाल ने कविता की तरफ गुस्से से देखा। तू 2 कौड़ी की लड़की, ये सब तुम्हारी चाल है। तुमने ही इस लड़की को भेजा है यहाँ। कविता ने मक्खनलाल की तरफ देखा। मैं ऐसा क्यों करूंगी मक्खनलाल जी? मेरा इससे क्या फायदा होगा? मक्खनलाल ने गुस्से में अपना सिर हिलाया। उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ गई थी। तुम मुझसे बदला ले रही है क्योंकि मैंने तेरे समोसे में मिलावट करके तेरी दुकान बंद करवा दी। तू उसी का बदला ले रही है। मक्खनलाल की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। क्या कहा तुमने? कविता के समोसों में तूने मिलावट की थी? मक्खनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जुबान फिसल चुकी थी। उसने अपने गुस्से में सच्चाई उगल दी थी। तो ये तेरी करतूत थी मक्खनलाल? तूने मेरी फूल सी बच्ची के साथ इतना बुरा किया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मुखिया ने गुस्से से मक्खनलाल की तरफ देखा। उनकी आवाज में गुस्सा था। तो गांव वालों को बीमार करने वाले तुम थे? हाँ, ये पापी है। इसकी दुकान बंद करो, इसे गांव से निकाल दो। गांव वाले गुस्से में मक्खनलाल पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी दुकान को बंद कर दिया और उसे गांव से बाहर निकालने की मांग करने लगे। मक्खनलाल को गांव वालों के गुस्से की वजह से अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और गांव छोड़कर जाना पड़ा। उधर कविता ने मुड़कर देखा तो वहाँ वो लड़की खड़ी थी। उसने कविता की तरफ देखकर मुस्कुराया और देखते ही देखते एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गई। उस दिन के बाद कविता की दुकान फिर से चल पड़ी। गांव वाले अब उस पर पूरा भरोसा करने लगे थे और उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी।